नमस्कार दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक साल के अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। व्याख्या कीजिए। इन मैनी वेज लॉर्ड डलहौजी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इलेबोरेट। तो लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य के योग्य गवर्नरों में से एक था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का कोई अवसर नहीं खोया। इसके साथ साथ उसने अपनी सृजनात्मक क्षमता के बल पर आधुनिक भारत की नींव रखी। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई और शीघ्र ही समस्त भारत को रेलवे लाइनों के द्वारा एक सूत्र में बांधकर एक कर दिया गया। डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की गई रेलवे लाइन बिछाने की यह योजना भारत में रेलवे के भावी प्रसार का आधार बनी। रेलवे के विस्तार से भौगोलिक दूरी में कमी आई तथा भौगोलिक एकता की स्थापना हुई। डलहौजी ने शिक्षा में सुधार के लिए चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाई। चार्ल्स वुड के द्वारा बनाई गई यह योजना आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आधारशिला थी, जिसमें जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल तथा तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लॉर्ड डलहौजी भारत में टेलीग्राफ का प्रारंभकर्ता भी था, जिसने कलकत्ता से लेकर पेशावर, बम्बई और मद्रास तक देश के भिन्न भिन्न भागों को टेलीग्राफ तार द्वारा मिला दिया। आधुनिक डाक व्यवस्था की आधारशिला भी डलहौजी के समय में रखी गई। 1854 में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट के द्वारा देश में कहीं भी निश्चित शुल्क की दर पर पत्र भेजा जा सकता था। देश में पहली बार डलहौजी के समय डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। डलहौजी के समय में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। इसके द्वारा सार्वजनिक महत्व के कई कार्यों के लिए धन व्यय किया जाने लगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना के बाद नहरों, पुलों एवं ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण कार्य में तेजी आई। वाणिज्य संबंधी सुधार के कार्य भी डलहौजी के समय किए गए। कराची, बम्बई और कलकत्ता के बंदरगाहों का विकास किया गया तथा बहुत से प्रकाश स्तंभों का निर्माण कराया गया। यद्यपि लॉर्ड डलहौजी के आधुनिकीकरण के ये प्रयास औपनिवेशिक हितों से प्रेरित थे, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। अब देखें भारत में यूरोपियों का आगमन का पूरा इतिहास। तो यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर। भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप के साथ बहुत पुराने यूनानियों के ज़माने के हैं। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरब व्यापारियों और जहाज़ियों द्वारा चलाया जाता था और इसके भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली वालों का लगभग एकाधिकार था। एशिया का माल यूरोप तक पहुंचने से पहले अनेक राज्यों और हाथों से गुजरता था, फिर भी यह व्यापार बहुत लाभदायक होता था। 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और पुराने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार था और वे पश्चिमी यूरोप के नए राष्ट्रों, खासकर स्पेन और पुर्तगाल को इन पुराने व्यापारिक मार्गों से होने वाले व्यापार में भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए पश्चिमी यूरोप के देश और व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड मसाले के द्वीप के लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे। स्पाइस आइलैंड मसाले के द्वीप को तब ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता था। उनकी मंशा व्यापार पर अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना, तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्व से सीधे व्यापार संबंध स्थापित करना था। चूँकि 15वीं सदी में जहाज़ निर्माण और समुद्री यातायात में बहुत प्रगति हुई थी,
इसलिए वे यह काम करने में अच्छी तरह समर्थ थे। इसके अलावा पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में दुस्साहसी कार्य करने की भावना खूब भर दी थी। इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से और उनकी आज्ञा पर भौगोलिक खोजों का एक महान युग प्रारंभ किया। 1492 में स्पेन का कोलंबस भारत को खोजने निकला, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर बैठा। 1498 में पुर्तगाल की वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत तक का नया पूरी तरह समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। वह केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा। वह जिस माल को लेकर वापस लौटा वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। इन और ऐसे ही दूसरे समुद्री मार्गों की खोजों ने विश्व के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। 17वीं और 18वीं सदियों में विश्व व्यापार में बेहद बढ़ोतरी हुई। यूरोप को अब एक खूब लंबा चौड़ा अमेरिकी महाद्वीप उपलब्ध हो गया और यूरोप और एशिया के संबंध पूरी तरह बदल गए। 15वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में यूरोपीय देशों ने प्रवेश किया तो उससे भी उनको आरंभिक पूंजी निर्माण का एक प्रमुख स्रोत प्राप्त हुआ। आरंभ में विदेशियों को अफ्रीकी सोने और हाथी दांत ने आकर्षित किया, परंतु बहुत जल्द ही गुलामों का व्यापार अफ्रीका के साथ व्यापार का प्रमुख भाग बन गया। 16वीं सदी में इस व्यापार पर स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार बना रहा। बाद में इस व्यापार में डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज व्यापारी छा गए। खासकर 1650 के बाद अनेक वर्षों तक हजारों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर वेस्टइंडीज और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में बेचा जाता रहा। कारखानों का माल लेकर गुलामों का व्यापार करने वाले जहाज यूरोप से अफ्रीका पहुंचते, अफ्रीका के तटों पर नीग्रो लोगों से माल की अदला बदली करते, फिर इन दासों को लेकर अटलांटिक पार करते, वहां बागानों और खदानों की औपनिवेशिक पैदावार से उनकी अदला बदली करते और फिर इस माल को यूरोप में बेच देते हैं। तिकोने व्यापार से होने वाला यही बेपनाह मुनाफा था जिस पर इंग्लैंड और फ्रांस की व्यापारिक श्रेष्ठता स्थापित हुई। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका की समृद्धि अधिकांशतः गुलामों के इसी व्यापार पर और गुलामों की मेहनत से चलने वाले बागानों पर निर्भर थी। इसके अलावा दास व्यापार और दासों की मेहनत से चल रहे बागानों के मुनाफे से ही वह पूंजी बनी जो 18वीं और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति में काम आई। बाद में भारत से ले जाई गई दौलत ने भी ऐसी ही भूमिका निभाई। 16वीं सदी में ही यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनको अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू किया। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगाल का एकाधिकार रहा। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचीन, गोवा, दमन और दीव में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। इस काम में उन्हें समुद्र पर राज करने वाले अपने हथियारबंद जहाज़ों की श्रेष्ठता में मदद मिली। ज़मीन पर भारत और एशिया की सैनिक शक्ति बहुत अधिक थी। ज़मीन पर भारत और एशिया की सैनिक शक्ति बहुत अधिक थी, मगर उनके मुकाबले मुट्ठी भर पुर्तगाली सैनिक और जहाज़ी समुद्र में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे। मुगलों की जहाज़ रानी के लिए खतरे पैदा करके वे मुगल सम्राटों से भी अनेक व्यापार संबंधी छूट लेने में सफल रहे। गोवा पर 1510 में अधिकार करने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब वायसरॉय था, तब फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्री तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया। उन्होंने भारत के तटीय क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। अपना व्यापार व अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से अपने व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए वह लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहे। समुद्री डकैती और लूटपाट में भी वे पीछे नहीं रहे। अमानवीय अत्याचार करने और अव्यवस्था फैलाने में उनका भी हाथ रहा। उनके बर्बर व्यवहार के बावजूद भारत में कुछ इलाकों पर उनका कब्जा लगभग एक सदी तक बना रहा। इसका कारण यह था कि खुले समुद्र पर उनका राज चलता था। उनके सैनिक और प्रशासक कड़े अनुशासन के पाबंद थे और चूंकि दक्षिणी भारत
मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए मुगलों की ताकत का सामना उनको नहीं करना पड़ा। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड और बाद में फ्रांस जैसे उभरती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वंद्वी शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई। अब अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होकर पुर्तगाल की हार हुई। अब अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होकर भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे और पूर्व में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ में शामिल हो गए। अंत में इंडोनेशिया पर डच का और भारत, श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने के अधिकार दे दिए। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। जल्द ही उन्होंने मलय जलडमरू मध्य और इंडोनेशिया द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और 1623 में इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे अंग्रेज़ों को हराया। उन्होंने पश्चिमी भारत में डचों ने पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत, भड़ौच, कैम्बे और अहमदाबाद, केरल के कोचीन पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत, भड़ौच, कैम्बे, अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागपत्तनम, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम, बंगाल के चिंसुरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा नगरों में भी व्यापार केंद्र खोले। तो डचों का सिलसिला 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इनका मेन जो रुचि था वो था जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड। 1623 में अंग्रेज़ों को हरा करके पूरे इस क्षेत्र पर डचों का अधिकार हो गया और भारत में इनकी रुचि कम थी, लेकिन भारत में भी कई स्थानों पर इनका राज था। जैसे पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत, भड़ौच, कैम्बे, अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागपत्तनम, आंध्र के मसूलीपट्टनम, बंगाल के चिंसुरा, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के आगरा नगरों में भी व्यापार केंद्र खोले। और 1658 में उन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया। 1658 में उन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया। एशियाई व्यापार पर अंग्रेज व्यापारियों की लालच भरी निगाहें भी जमी थीं। पुर्तगालियों की सफलता मसालों, मलमल, रेशम, सोने, मोतियों, दवाओं, पोर्सलीन और एबोनी से भरे उनके जहाज़ों और इनसे प्राप्त भारी मुनाफों ने अंग्रेज़ व्यापारियों की भी आंखें चकाचौंध कर दीं। वे भी इस मुनाफा देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से ही जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई, मगर इस छूट से ही अंग्रेज संतुष्ट न थे। 1615 में उनका दूत सर टॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा। रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा। 1662 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे बम्बई का द्वीप दहेज में दे दिया। अंततः गोवा, दीव और दमन को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से भारत में उनके कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मसालों के व्यापार में भागीदारी को लेकर अंग्रेज कंपनी की डच कंपनी से ठन गई। इन दो शक्तियों के बीच रह रहकर होने वाली लड़ाई 1654 से आरंभ हुई और यह 1667 में
तब समाप्त हुई जब अंग्रेज़ों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए और बदले में डचों ने भारत की अंग्रेज़ बस्तियों को न छूने का वायदा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार कैसे कैसे हुआ सन 1600 से लेकर के 1714 तक में। तो सन 1600 से 1714 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत बहुत ही मामूली रही। 1623 तक इसने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थीं। आरंभ से अपने व्यापार और कूटनीति के साथ साथ युद्धों का भी सहारा लेने और जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित की थीं उन पर कब्जा करने के भी प्रयास किए। दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेज़ों के अधिक अनुकूल थीं क्योंकि वहां उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ा। विजयनगर का महान साम्राज्य 1565 में ही नष्ट हो चुका था और उसकी जगह अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य खड़े हो गए थे। उन्हें लालच देकर बहलाना या अपनी सैनिक शक्ति से हराना आसान था। अंग्रेज़ों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की। अंग्रेज़ों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की, पर जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया, जिसका पट्टा 1639 में वहां के स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया था। राजा ने उनको उस जगह की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के डालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि मुनाफे के लालची व्यापारियों की यह कंपनी शुरू से ही इस नीति पर अड़ी थी कि भारतीय उन्हें इस देश को जीतने का खर्च स्वयं दें। उदाहरण के लिए कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1683 में मद्रास के अधिकारियों को लिखा कि हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे नगर यानी मद्रास को किलाबंद करें और किले को इतना मजबूत बनाएं कि वह किसी भारतीय राजा या भारत में डच शक्ति के आक्रमण के सामने अडिग रहे। पर हम आपसे यह भी चाहते हैं कि आप अपना काम इस प्रकार लेकिन पूरी विनम्रता के साथ जारी रखें कि नगर निवासी ही सारी मरम्मत और किलाबंदी का पूरा खर्च उठाएं। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बम्बई का द्वीप प्राप्त किया और उसकी तत्काल किलेबंदी कर दी। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बम्बई का द्वीप प्राप्त किया और उसकी तत्काल किलेबंदी शुरू कर दी। बम्बई के रूप में अंग्रेज़ों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हुआ। इस कारण से और क्योंकि उस वक्त उभरती हुई मराठा शक्ति अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए खतरा पैदा कर रही थी। पश्चिमी तट पर कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान जल्द ही बम्बई ने ले लिया। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ कंपनी ने अपनी आरंभिक फैक्ट्रियों में से एक की स्थापना 1633 में ओडिशा में की थी। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ कंपनी ने अपनी आरंभिक फैक्ट्रियों में से एक की स्थापना 1633 में ओडिशा में की थी और 1611 में दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में अपनी एक व्यापारिक कोठी की स्थापना करी थी। पूर्वी भारत में 1633 में ओडिशा में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की थी, जबकि 1668 के आसपास में 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से हट करके बम्बई में किलेबंदी करना शुरू कर दिया था। तो 1611 में मछलीपट्टनम मद्रास में किया था, 1611 में कहाँ मद्रास में किया था, और 1633 में ओडिशा में किया और 1668 में किया था बम्बई में सूरत से हट करके। 1651 में उसे बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाज़त मिल गई। तब कंपनी ने जल्द ही पटना, बालासोर, ढाका और बंगाल बिहार के दूसरे स्थानों पर भी फैक्ट्रियां खोल लीं। अब उसकी इच्छा थी कि बंगाल में उसकी एक स्वतंत्र बस्ती होनी चाहिए। अब वह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने देख रही थी ताकि मुगलों को मजबूर करके व्यापार में
मनमानी करने की छूट ले ली जाए। भारतीयों को अपना माल सस्ता बेचने और कंपनी का माल महंगा खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके। प्रतिद्वंद्वी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखा जाए और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रहे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करके कंपनी भारतीय राजस्व पाने और इस तरह इस देश को इसी के साधनों से जीतने की आशा कर सकती थी। उस समय ऐसी योजनाएं खुलकर सामने रखी गईं। 1687 में कंपनी के डायरेक्टरों ने मद्रास के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करें और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े, मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। 1689 में उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे राजस्व में वृद्धि हमारा उतना ही बड़ा उद्देश्य है जितना कि हमारा व्यापार। जिस समय बीसियों दुर्घटनाएं हमारे व्यापार में बाधा डाल रही हों, उस समय यही वस्तु है जो हमारी शक्ति को बनाए रख सकेगी। यही वस्तु है जो भारत में हमें एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी। 1686 में जब अंग्रेज़ों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुग़ल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हो गई। पर अंग्रेज़ों ने स्थिति को पूरी तरह गलत समझा था और मुग़लों की शक्ति को कम करके आंका था। औरंगज़ेब के शासन में मुग़ल साम्राज्य अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर बहुत भारी थी। युद्ध का अंत अंग्रेज़ों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और वे गंगा के मुहाने के एक द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए, जो बीमारियों का गढ़ था। उनका सूरत, मछलीपट्टनम और विशाखापत्तनम स्थित फैक्ट्रियों पर भी कब्जा हो गया और बम्बई स्थित उनके किले पर घेरा पड़ गया। यह देखते हुए कि अंग्रेज़ अभी मुग़ल शक्ति से लड़ने में समर्थ नहीं हैं, उन्होंने एक बार फिर झुककर दरबार में हाजिरी बजाई और प्रार्थना की कि उन्होंने जो अपराध किए हैं उन्हें क्षमा किया जाए। उन्होंने भारतीय शासकों के संरक्षण में व्यापार करने की इच्छा प्रकट की। जाहिर है कि उन्हें सबक मिल चुका था। मुग़ल सम्राट से व्यापार संबंधी छूट लेने के लिए एक बार फिर उन्होंने चापलूसी और विनम्रता का सहारा लिया। मुग़ल अधिकारियों ने अंग्रेज़ों की बदमाशी को फ़ौरन माफ़ कर दिया। वे यह तो जान भी नहीं सकते थे कि हानिकर दिखने वाले ये विदेशी व्यापारी एक दिन देश के लिए गंभीर खतरा बन जाएंगे। इसके बजाय उन्होंने यह मान लिया कि कंपनी के द्वारा किए जा रहे विदेशी व्यापार से भारतीय दस्तकारों और व्यापारियों को लाभ होता है और इस तरह सरकारी खजाने की आमदनी बढ़ती है। इसके अलावा ज़मीन पर कमज़ोर होने के बावजूद अंग्रेज़ समुद्रों में काफ़ी मजबूत थे और इसलिए वे ईरान, पश्चिमी एशिया और उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका तथा पूर्वी एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार और जहाज़रानी को पूरी तरह तहस नहस करने में समर्थ थे। इसलिए औरंगज़ेब ने 1.5 लाख रुपए हर्जाना लेकर उन्हें फिर से व्यापार करने की छूट दे दी। 1698 में कंपनी ने सूतानाटी, कलिकत्ता और गोविंदपुरी की ज़मींदारी प्राप्त कर ली और वहां उन्होंने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया। 1698 में कंपनी ने सूतानाटी, कलकत्ता और गोविंदपुरी की ज़मींदारी प्राप्त कर ली और वहां उन्होंने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया। यही गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया जिसे अब कलकत्ता कहा जाता है। 1717 में कंपनी ने सम्राट फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त किया जिसमें 1691 में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों को दोबारा मान्यता दी गई और उन्हें गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ा दिया गया था। लेकिन 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल पर मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान जैसे शक्तिशाली नवाबों का शासन था। वे अंग्रेज़ व्यापारियों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे तथा अपने विशेषाधिकारों के दुरुपयोग से उन्हें रोकते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को कलकत्ता की किलेबंदी को मजबूत बनाने और नगर पर स्वतंत्र रूप से शासन करने की छूट भी नहीं दी थी। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब की एक ज़मींदार होकर रह गई।
कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो पूरी न हुई, मगर उसका व्यापार पहले से बहुत अधिक फला फूला। भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पाउंड का था। भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पाउंड का था, मगर 1740 तक वह 1,79,79,5 पाउंड का हो गया। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की अंग्रेज़ बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गईं। बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी और बैंकर इन नगरों की ओर आकर्षित हुए। ऐसा अंशतः इन नगरों में उपलब्ध नए व्यापारिक अवसरों के कारण था, और अंशतः इस कारण के मुगल साम्राज्य के बिखरने से इन नगरों के बाहर अनिश्चितता और असुरक्षा की परिस्थितियां थीं। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख 18वीं सदी के मध्य तक यानी 1750 तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख और बम्बई की 70,000 हो चुके थे। 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को 15 वर्षों के लिए दिया गया था। इस कंपनी का स्वरूप एक पूरी तरह बंद निगम या इजारेदारी जैसा था। भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी प्रतीत होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। ध्यान दें कि इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई काम नहीं होता था। कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था। उनकी वास्तविक आमदनी का स्रोत देश के ही अंदर का वह व्यापार था जिसकी छूट उन्हें कंपनी देती थी, और इसी आमदनी के लिए वे कर्मचारी भारत में नौकरी करने के लिए बेचैन रहते थे। हाँ, भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने का अधिकार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित था। अब दक्षिण में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव कैसे कैसे हुए। नए नए क्षेत्र और राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वाकांक्षा 17वीं सदी के अंत में औरंगज़ेब की वजह से धूमिल पड़ने लगी थी, वह 1740 के दशक में दोबारा उभरी, जब मुगल साम्राज्य का पतन कुछ कुछ स्पष्ट होने लगा। नादिर शाह के हमले यानी 1739 में के बाद केंद्रीय सत्ता का पतन खुलकर सामने आ गया था, लेकिन पश्चिमी भारत में विदेशी घुसपैठ की बहुत गुंजाइश न थी, क्योंकि वहाँ जोशीले मराठों का प्रभुत्व था। पूर्वी भारत में अलीवर्दी खान ने कड़ा नियंत्रण कायम कर रखा था, लेकिन दक्षिणी भारत में परिस्थितियाँ विदेशी दुस्साहसकारियों के लिए धीरे धीरे अनुकूल होती जा रही थी। वहाँ औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई थी, और 1748 में निज़ामुल मुल्क आसफ़ जाह की मौत के बाद उसका मजबूत शासन भी नहीं रह गया था। इसके अलावा चौथ वसूलने के लिए मराठा सरदार हैदराबाद और दक्षिण के दूसरे भागों पर लगातार हमले करते रहते थे। इन हमलों के कारण राजनीतिक परिस्थितियां अनिश्चित हो गई थीं और प्रशासन नष्ट हो गया था। कर्नाटक में गद्दी के लिए भाई भाई से लड़ रहा था। इन परिस्थितियों में विदेशियों को अपना राजनीतिक प्रभाव फैलाने और दक्षिण भारतीय राज्यों के मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली, लेकिन व्यापारिक और राजनीतिक दावे सामने रखने में अंग्रेज़ अकेले न थे। वे 17वीं सदी के अंत तक अपने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को तो नष्ट कर चुके थे, पर फ्रांस एक नया प्रतिद्वंद्वी बनकर खड़ा हो गया था। 1744 से 1763 अर्थात लगभग 20 वर्षों तक भारतीय व्यापार, संपत्ति और क्षेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों में भयानक युद्ध होते रहे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास चंद्रनगर में और पौंडीचेरी में उसने एक मजबूत स्थिति बना ली थी। 1602 में हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और 1623 तक उसने अंग्रेज़ों को स्पाइस आइलैंड के पास में हरा दिया था, और पूरा का पूरा स्पाइस आइलैंड पर डचों का अधिकार हो गया था। इसी प्रकार से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, और पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास चंद्रनगर में और पौंडीचेरी में उसने एक मजबूत स्थिति बना ली थी। पौंडीचेरी को पूरी तरह किलाबंद किया गया था। पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के बंदरगाहों में फ्रांसीसी कंपनी की कुछ और फैक्ट्रियां भी थीं। इसने हिंद महासागर में मॉरिशस और
रीयूनियन के द्वीपों पर भी कब्जा कर रखा था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, जो अनुदान, कर्जे और दूसरी सुविधाएं देकर उसकी सहायता करती रहती थी। इसके फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था और वही 1723 के बाद डायरेक्टरों की नियुक्ति करती थी। कंपनी पर सरकार का यह नियंत्रण उसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। उस समय फ्रांस में एक निरंकुश, अर्ध सामंती और अलोकप्रिय सरकार थी, जो भ्रष्टाचार, निकम्मेपन और अस्थायित्व से घिरी हुई थी। भविष्योन्मुखी न होकर यह सरकार पतित परंपराओं में जकड़ी हुई और आमतौर पर समय की आवश्यकताओं को समझने से दूर थी। इस तरह की सरकार का नियंत्रण कंपनी के हितों के लिए घातक ही हो सकता था। 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क उठा। यूरोप का यह इंग्लैंड फ्रांस युद्ध जल्द ही भारत तक पहुंच गया और यहाँ दोनों ईस्ट इंडिया कंपनियां टकराने लगीं। 1748 में फ्रांस और इंग्लैंड का सामान्य युद्ध समाप्त हो गया। फिर भी भारत में व्यापार और क्षेत्रीय अधिकार की प्रतिद्वंद्विताएं बनी रहीं और इनका फैसला इस पार या उस पार होना ही था। इस समय पौंडीचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले था, जिसने यह नीति निकाली कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर विजेता से मुद्रा, व्यापार और क्षेत्र संबंधी लाभ लिए जाएं। इस तरह फ्रांसीसी कंपनी के लाभ के लिए और भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए उसने स्थानीय राजाओं, नवाबों और सरदारों के साधनों और सेनाओं का उपयोग करने की योजना बनाई। इस रणनीति की सफलता में केवल एक ही बात घातक हो सकती थी, अर्थात भारतीय शासकों द्वारा ऐसे विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार। पर भारतीय शासक देशभक्ति की भावना से प्रेरित न होकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और लाभ की संकुचित भावना से प्रेरित थे। अपने देशी शत्रुओं से हिसाब चुकाने के लिए विदेशियों की सहायता मांगने में उन्हें कोई हिचक न थी। 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में 1748 में जब मृत्यु हो चुका था निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, जो कि हैदराबाद का निज़ाम था, उसकी मृत्यु हो चुका था। तो 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका मिला। कर्नाटक में चांदा साहब ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया और हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह के मरने पर उसके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। इस स्थिति का डुप्ले ने लाभ उठाया और चांदा साहब कर्नाटक में तथा मुजफ्फर जंग, जो कि हैदराबाद के नवाब का पोता था, उसको साथ दिया फ्रांसीसियों ने, यानी डुप्ले ने, और गुप्त समझौता कर लिया इन दोनों से कि वह अपने प्रशिक्षित फ्रांसीसी और भारतीय सैनिकों द्वारा उनकी सहायता करेगा। और 1749 में, यानी अगले साल, इन तीन सहयोगियों ने अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला। अंबूर, उसका बेटा मोहम्मद अली त्रिचुरापल्ली भाग गया। शेष कर्नाटक चांदा साहब के अधिकार में आ गया और उसने पुरस्कार स्वरूप फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के निकट 80 गांव दे दिए। फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सफल है। नासिर जंग मारा गया, यानी उसका बेटा, और मुजफ्फर जंग जो है उसका पोता निज़ाम अर्थात दक्कन का सूबेदार बन गया। नए निज़ाम ने पौंडीचेरी के निकट ज़मीनें और मसूलीपट्टनम का प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी को पुरस्कार में दे दिए। उसने कंपनी को 5 लाख रुपए और उसकी सेनाओं को भी 5 लाख रुपए दिए। डुप्ले को 20 लाख रुपयों के साथ एक जागीर भी मिली, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए थे। इसके अलावा पूर्वी तट पर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के मुगल क्षेत्रों का उसने ऑनरेरी गवर्नर भी बना दिया गया। डुप्ले ने अपने सर्वश्रेष्ठ अफसर बुसी को फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी के साथ हैदराबाद में नियुक्त किया। दिखावे के लिए इस नियुक्ति का उद्देश्य था शत्रुओं से निज़ाम की रक्षा करना, पर वास्तव में यह उसके दरबार में फ्रांसीसी प्रभाव बनाए रखने के लिए था।
जब मुजफ्फर जंग अपनी राजधानी की ओर बढ़ रहा था, तब एक दुर्घटना में वह मारा गया। बुशी ने फौरन निज़ामुल मुल्क के तीसरे बेटे सलाबत जंग को गद्दी पर बैठा दिया। बदले में नए निज़ाम ने फ्रांसीसियों को आंध्र का वह क्षेत्र पुरस्कार में दे दिया जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसमें 4 ज़िले मुस्तफ़ानगर, एल्लौर, राजामुंदरी और चिकाकोल शामिल थे, है ना। उत्तरी सरकार दे दिया जब उसके तीसरे बेटे निज़ामुल मुल्क के तीसरे बेटे सलाबत जंग को गद्दी पर बैठाया, तो उसने उत्तरी सरकार के क्षेत्र को दे दिया जिसमें 4 ज़िले शामिल थे, मुस्तफ़ानगर, एल्लौर, राजामुंदरी और चिकाकोल। दक्षिण भारत में अब फ्रांसीसियों की शक्ति चरम सीमा पर थी। डोपले की योजनाओं को आशा से भी अधिक सफलता मिली थी। फ्रांसीसियों ने अपना काम भारतीय शासकों को मित्र बनाने से आरंभ किया था और अब अंत में उनको अपना आश्रित बना लिया था। लेकिन अंग्रेज़ अपने प्रतिद्वंद्वी की सफलताओं को खामोश बैठे नहीं देख रहे थे। फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वे नासिर जंग और मोहम्मद अली से मिलकर, नासिर जंग जो कि उसका बेटा था निज़ामुल मुल्क असफ जाह का, तो फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वे नासिर जंग और मोहम्मद अली कर्नाटक वाला से मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे और 1750 में उन्होंने मोहम्मद अली की ओर से अपनी पूरी ताकत लगा देने का निश्चय किया। नौजवान रॉबर्ट क्लाइव तब कंपनी की सेवा में एक क्लर्क था। उसने प्रस्ताव किया कि कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर हमला करके त्रिचूरापल्ली में घिरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसियों का दबाव कम किया जा सकता है। यह प्रस्ताव मान लिया गया। तब क्लाइव ने केवल 200 अंग्रेज़ और 300 भारतीय सैनिकों को लेकर अर्काट पर हमला किया और उसे जीत लिया। जैसे कि आशा थी, चांदा साहब और फ्रांसीसियों ने मजबूर होकर त्रिचूरापल्ली का घेरा उठा लिया। फ्रांसीसी सेनाओं की कई बार हार हुई। अब फ्रांसीसियों का सितारा डूब रहा था क्योंकि उनकी सेना और उनके जनरल अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पा रहे थे। अंत में भारतीय युद्ध के भारी खर्चों से परेशान होकर और अमरीकी उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने के डर से फ्रांसीसी सरकार ने समझौता वार्ता आरंभ की और 1754 में उसने अंग्रेज़ों की यह मांग मान ली कि भारत से डोपले को वापस बुला लिया जाए। यह बात भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। दोनों कंपनियों का यह अस्थायी समझौता 1756 में यानी 2 साल के बाद में टूट गया, जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। युद्ध के एकदम आरंभ से ही अंग्रेज़ बंगाल पर नियंत्रण करने में सफल रहे। इसका वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। इस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों के लिए कुछ बचा ही नहीं। बंगाल की अथाह संपत्ति ने युद्ध का पलड़ा अंग्रेज़ों के पक्ष में झुका दिया था और युद्ध की निर्णायक मुठभेड़ 22 जनवरी 1760 को वांडी वॉश में हुई, जब अंग्रेज़ जनरल आयरकोट ने लल्ली को हरा दिया। 1 साल के अंदर ये वांडी वॉश का युद्ध फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था 22 जनवरी 1760 में, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और यह एक निर्णायक युद्ध था। यानी इसके बाद में अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हो गई थी दक्षिण भारत में भी। 1 साल के अंदर अंदर भारत में फ्रांसीसियों के हाथ से सब कुछ जाता रहा। युद्ध का अंत 1763 में पेरिस समझौते के साथ हुआ। इसके अनुसार फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनकी सारी फैक्ट्रियां लौटा दी गईं। पर अब वे उनकी किलाबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहां सैनिक रख सकते थे। अब वे केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे। इसके बाद फ्रांसीसियों को भारत में अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहना था। दूसरी ओर अंग्रेज़ हिंद महासागर पर छा चुके थे। सभी यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों को एक एक करके हटाने के बाद अब वे भारत विजय के काम में लग गए। फ्रांसीसियों और उनके भारतीय सहयोगियों के साथ अपने युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने कुछ महत्वपूर्ण और बहुमूल्य पाठ सीखे। पहला यह कि देश में राष्ट्रवादी भावना के अभाव के कारण वे भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों का फ़ायदा उठाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकते थे। दूसरे, पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित यूरोपीय या भारतीय पैदल सेना
आधुनिक अस्त्रों से लैस होकर और तोप खाने का सहारा लेकर पुरानी तर्ज वाली भारतीय सेनाओं को घमासान युद्धों में आसानी से हरा सकते थे। तीसरे, यह सिद्ध हो गया कि यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित और हथियारबंद भारतीय सैनिक यूरोपीय सैनिक जैसा ही अच्छा सैनिक बन सकता था, और चूंकि भारतीय सैनिकों में भी राष्ट्रवादी भावना का अभाव था, इसलिए जो भी उसे अच्छा पैसा दे वह उन्हें अपनी सेवा में रख सकता था। अंग्रेज़ों ने अब अंग्रेज़ अफसरों की देखभाल में सिपाही कहे जाने वाले भारतीय सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना बनाने का काम आरंभ कर दिया। इस सेना को अपना प्रधान साधन बनाकर और भारतीय व्यापार और क्षेत्रों के बेपनाह साधनों को अपने अधिकार में लाकर अब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्धों और क्षेत्रीय प्रसार के एक नए युग में कदम रखा। और बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार के बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ, कैसे प्लासी का युद्ध हुआ, और फिर कैसे बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसके द्वारा उत्तरी भारत में इनका एक जीत स्थापित हो सका था। तो बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 के प्लासी के युद्ध से माना जा सकता है, जब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इससे पूर्व दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेज़ों के टकराव तो पूर्वाभ्यास मात्र थे। इन टकरावों से प्राप्त अनुभव का बंगाल में अच्छी तरह उपयोग किया गया। बंगाल उस समय भारत का सबसे उपजाऊ और धनी प्रांत था। इसके उद्योग धंधे और व्यापार बहुत विकसित थे। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे। 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेज़ों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए थे। इस फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान का आयात निर्यात करने की आज़ादी प्राप्त थे, और इन मालों की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी रखने का उसे अधिकार था। कंपनी के कर्मचारियों को भी निजी व्यापार की छूट थी। हालांकि उनको फरमान की सुरक्षा प्राप्त न थे, उनको वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय व्यापारियों को। यह फरमान कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े की जड़ बना हुआ था। एक तो इससे बंगाल की सरकार को राजस्व की हानि होती थी, दूसरे कंपनी को दस्तक जारी करने का जो अधिकार मिला था उसका दुरुपयोग कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर भी कर न चुकाने के लिए करते थे। मुर्शिद कुली खान से लेकर अलीवर्दी खान तक बंगाल के सभी नवाबों ने 1717 के फरमान की अंग्रेज़ों की व्याख्या पर आपत्ति की थी। उन्होंने कंपनी को खजाने में एक मुश्त रकम देने के लिए मजबूर कर दिया था और दस्तकों के दुरुपयोग को सख्ती से बंद कर दिया था। इस मामले में कंपनी को भी नवाब का अधिकार मानना पड़ा था, मगर उसके कर्मचारी इस अधिकार से बचने और उसका उल्लंघन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। स्थिति तब अधिक बिगड़ गई जब 1756 में युवा और जल्द क्रोधित हो जाने वाला सिराजुद्दौला अपने दादा अलीवर्दी खान की जगह गद्दी पर बैठा। उसने अंग्रेज़ों से मांग की कि वे जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खान के ज़माने पर व्यापार करते थे उन्हीं शर्तों पर अब भी व्यापार करें। अंग्रेज़ों ने जो दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को हराकर खुद को ताकतवर महसूस करते थे, इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वे अपने मालों पर नवाब को कर चुकाने को तैयार नहीं हुए। उल्टे उन्होंने उन भारतीय माल पर भारी महसूल लगा दिए जो कलकत्ता आते थे। कलकत्ता तब उनके नियंत्रण में था। इस बात पर स्वाभाविक था कि नवाब क्रोधित हो उठता। उसे शंका थी कि कंपनी उसकी शत्रु है और बंगाल की गद्दी की लड़ाई में उसके दुश्मनों का साथ दे रही है। बात तब हद से आगे बढ़ गई जब नवाब से आज्ञा लिए बगैर कंपनी ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी, क्योंकि उसे तब चंद्रनगर में जमे फ्रांसीसियों के साथ युद्ध की आशंका थी। सिराज ने सही तौर पर इस हरकत को अपनी प्रभुता पर एक चोट समझा। कोई भी स्वतंत्र शासक अपनी धरती पर व्यापारियों की किसी निजी कंपनी को किले खड़ा करने और निजी युद्ध चलाने की छूट भला कैसे देता। दूसरे शब्दों में, सिराज इस पर तैयार था कि यूरोपीय लोग व्यापारी बनकर ही रहें और मालिक बनने की कोशिश ना करें। उसने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों दोनों को आज्ञा दी कि वे कलकत्ता और चंद्रनगर की अपनी किलेबंदियाँ गिरा दें और एक दूसरे से लड़ने से बाज आएं। फ्रांसीसी कंपनी ने तो इस आज्ञा का पालन किया, पर अंग्रेज़ी कंपनी ने इसे मानने से इनकार कर दिया।
क्योंकि कर्नाटक में मिली विजय से उनकी महत्वाकांक्षाओं और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ा दिया था। वह नवाब की इच्छा के खिलाफ भी बंगाल में जमे रहने और अपनी शर्तों पर व्यापार करने पर अड़ी थे। इस कंपनी ने अपनी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के ब्रिटिश सरकार के अधिकार को स्वीकार किया था। ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार ने उसके व्यापार और उसकी ताकत पर जो अंकुश लगाया था, उसे कंपनी ने भीगी बिल्ली बनकर स्वीकार कर लिया था। 1693 में उसका चार्टर समाप्त हो जाने पर संसद ने पूर्व में व्यापार करने का अधिकार उससे छीन लिया था और तब कंपनी ने ब्रिटेन के सम्राट, संसद और राजनेताओं को भारी रिश्वत दी थी। केवल 1 वर्ष में उसने 80,000 पाउंड घूस में दिए थे। फिर भी अंग्रेज़ कंपनी मांग कर रही थी कि बंगाल के नवाब की चाहे जो आज्ञा हो, उसे बंगाल में मुक्त व्यापार के पूरे अधिकार मिलने चाहिए। यह नवाब की प्रभुता के लिए सीधे सीधे एक चुनौती थी। कोई भी शासक संभवतः इस बात को स्वीकार न करता। सिराजुद्दौला में इतनी राजबुद्धि थी कि वह अंग्रेज़ों की चालों के दूरगामी प्रभावों को समझ सके। उसने अंग्रेज़ों से अपने देश के कानून मनवाने का निर्णय किया। जोश, जल्दीबाजी और पर्याप्त तैयारी किए बिना सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की अंग्रेज़ फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। फिर कलकत्ता की ओर कूच किया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। अपनी आसानी से मिली इस जीत की खुशी मनाने वह कलकत्ता से वापस आ गया और अपने जहाज़ों में बैठकर भागते हुए अंग्रेज़ों पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। यह एक गलती थी, क्योंकि उसने दुश्मन की ताकत को कम करके आंका था। अंग्रेज़ अधिकारियों ने समुद्र के निकट फुल्टा में शरण ली थी, जिसे उनकी जहाज़ रानी संबंधी श्रेष्ठता ने सुरक्षित बना दिया था। यहाँ अब वे मद्रास में सहायता मिलने की प्रतीक्षा करने लगे और इस बीच वे नवाब के दरबार के प्रमुख लोगों के साथ साजिश और गद्दारी का ताना बाना बुनते रहे। इनमें प्रमुख थे मीर जाफ़र, जो मीर बख्शी के पद पर था, मानिक चंद, जो कलकत्ता का अधिकारी था, अम्मी चंद, जो एक धनी व्यापारी था, जगत सेठ, जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, और खादिम खान, जिसकी कमान में नवाब की सेना का एक बड़ा भाग था। मद्रास से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव की कमान में एक बड़ी नौसैनिक और सैनिक सहायता भी आ पहुंची। क्लाइव ने 1757 के आरंभ से दोबारा कलकत्ता को जीत लिया और नवाब को मजबूर करके अंग्रेज़ों की सारी मांगें मनवा लीं। अंग्रेज़ फिर भी संतुष्ट न हुए। उनका उद्देश्य इससे कहीं बहुत अधिक था। उन्होंने सिराजुद्दौला की जगह किसी पिट्ठू को बिठाने का फैसला किया। बंगाल की गद्दी पर युवा नवाब की जगह मीर जाफ़र को बिठाने की जो साजिश नवाब के दुश्मनों ने रची थी, उसमें शामिल होने के बाद अंग्रेज़ों ने नवाब के सामने ऐसी मांगें रखीं जिन्हें पूरा करना असंभव था। दोनों पक्षों को लगा कि उन्हें जल्द ही एक निर्णायक युद्ध लड़ना होगा और 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी के मैदान में उनकी सेनाएं आमने सामने हुईं। प्लासी का यह निर्णायक युद्ध केवल कहने को युद्ध था। अंग्रेज़ पक्ष के केवल 29 लोग मरे, जबकि नवाब के लगभग 500 सैनिक मारे गए। मीर जाफ़र और राय दुर्लभ जैसे गद्दारों की कमान में नवाब की काफ़ी सेना लड़ाई में उतरी ही नहीं। नवाब के सैनिकों का एक छोटा सा हिस्सा ही मीर मादन और मोहन लाल की अगुवाई में बहादुरी और जोश से लड़ता रहा। नवाब को मजबूर होकर भागना पड़ा, मगर वह पकड़ा गया और मीर जाफ़र के बेटे मेरन के हाथों मारा गया। बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित किया और फिर उससे अपना इनाम मांगने लगे। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया। उसे कलकत्ता के पास 24 परगना की ज़मींदारी भी मिली। कलकत्ता पर हमले के हर्जाने के रूप में मीर जाफ़र ने कंपनी और नगर के व्यापारियों को 1,77,00,000 रुपये दिए। साथ ही कंपनी के अधिकारियों को उपहारों अर्थात रिश्वत के रूप में बड़ी रकमें दी गईं। उदाहरण के लिए क्लाइव को 20 लाख और वाट्स को 10 लाख रुपए से अधिक रकमें मिलीं। क्लाइव ने बाद में अनुमान लगाया कि
कि पिट्ठू नवाब से कंपनी और उसके नौकरों को 3 करोड़ रुपए से अधिक मिले। इसके अलावा यह भी मान लिया गया कि ब्रिटिश व्यापारियों और अधिकारियों को अपने निजी व्यापार पर कोई कर नहीं देना होगा। प्लासी के युद्ध का असीम ऐतिहासिक महत्व रहा। इसने बंगाल तथा अंततः पूरे भारत पर अंग्रेज़ों के अधिकार का रास्ता खोल दिया। इसने अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा बढ़ाई और एक ही बार में अंग्रेज़ों को भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदारों की कतार में ला खड़ा किया। बंगाल से प्राप्त भारी राजस्व के सहारे उन्होंने एक शक्तिशाली सेना खड़ी की और इसी से उन्होंने शेष भारत की विजय का खर्च उठाया। बंगाल पर उनके नियंत्रण की अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की लड़ाई में निर्णायक भूमिका रही। अंतिम बात यह कि प्लासी की विजय ने कंपनी और उसके नौकरों को इस योग्य बनाया कि वे बंगाल की असहाय जनता को लूटकर बेपनाह दौलत जमा कर सकें, जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड थॉम्सन और जी.टी. गैरेट ने लिखा है। किसी क्रांति का आयोजन करना दुनिया का सबसे लाभदायी खेल समझा गया है। अंग्रेज़ों के मन में सोने का ऐसा लालच भर गया जो कोर्तेस और पिजारो के काल के स्पेन वासियों के बाद कभी देखने को नहीं मिला था। अब खास तौर पर बंगाल को तब तक चैन नहीं मिलने वाला था जब तक उसके खून की एक एक बूंद न निचोड़ ली जाए। हालांकि मीर जाफ़र ने कंपनी की सहायता से गद्दी पाई थी, मगर जल्द ही वह इस सौदे पर पछताने लगा। कंपनी के अधिकारियों के उपहार और रिश्वत संबंधी मांगों ने जल्द ही उसका खजाना खाली कर दिया और इस बारे में पहल खुद क्लाइव ने की। जैसे कि कर्नल माल्सन ने लिखा है कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था, जितना लूट सको लूटो। मीर जाफ़र सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। खुद कंपनी के लालच का कोई मुकाबला न था। कंपनी के डायरेक्टरों ने यह मानकर कि उनके हाथ कामधेनु गाय लग गई है और उनके अनुसार बंगाल की दौलत कभी खत्म न होगी, यह आज्ञा जारी की कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों का भी खर्च बंगाल उठाए। उन्होंने यह भी तय किया कि बंगाल अपने राजस्व से कंपनी के भारत से होने वाले पूरे निर्यात का माल खरीदे। कंपनी अब भारत के साथ व्यापार ही नहीं कर रही बल्कि बंगाल के नवाब पर अपने नियंत्रण का फ़ायदा उठाकर प्रांत की दौलत भी लूट रही थी। मीर जाफ़र को जल्दी ही पता चल गया कि कंपनी और उसके अधिकारियों की सारी मांगें पूरी कर पाना असंभव था। अब ये अधिकारी भी अपनी आशाएं पूरी न कर पाने के कारण नवाब की आलोचना करने लगे थे। इसलिए उन्होंने अक्टूबर 1760 में मीर जाफ़र को मजबूर किया कि वह अपने दामाद मीर कासिम के हक में गद्दी छोड़ दें। मीर कासिम ने अपने आकाओं की कृपा के बदले कंपनी को बर्दबान, मिदनापुर, चटगांव ज़िलों की ज़मींदारी सौंप दी। बर्दबान, मिदनापुर और चटगांव ज़िलों की ज़मींदारी सौंप दी और बड़े अंग्रेज़ अधिकारियों को अच्छे अच्छे उपहार दिए। उनकी कुल कीमत 29 लाख रुपए थी। फिर भी मीर कासिम अंग्रेज़ों की इच्छाएं पूरी न कर सका और जल्द ही वह बंगाल में उनकी स्थिति और चालों के लिए खतरा बन गया। वह एक योग्य, कुशल और शक्तिशाली शासक था और खुद को विदेशी नियंत्रण से मुक्त कराने पर अड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए एक भरा हुआ खजाना और एक कुशल सेना की आवश्यकता थी। इसलिए उसने सार्वजनिक अव्यवस्था को संभालने, राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटाकर अपनी आय बढ़ाने और यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने की कोशिशें की। यह सब अंग्रेज़ों को पसंद न था। उन्हें सबसे ज़्यादा नापसंद यह बात थी कि नवाब 1717 के फरमान का कंपनी के नौकरों द्वारा दुरुपयोग रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि इन नौकरों की मांग थी कि उनका माल चाहे निर्यात के लिए हो या यही उपयोग के लिए हो, उस पर कोई चुंगी न लगाई जाए। इससे हानि भारतीय व्यापारियों को होती थी, क्योंकि उन्हें वे कर भी देने पड़ते थे जिनसे विदेशी पूरी तरह मुक्त थे। इसके अलावा कंपनी के नौकर गैर कानूनी ढंग से अपने भारतीय व्यापारी मित्रों को दस्तकें बेच देते थे और इस तरह ये भारतीय अंदर के करों के भुगतान से बच जाते थे। इन दुरुपयोगों के कारण ईमानदार भारतीय व्यापारी बेईमानी से भरी प्रतियोगिता में बर्बाद होने लगे और नवाब के हाथ से राजस्व का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत जाता रहा। साथ ही कंपनी और उसके नौकर भारतीय अधिकारियों और ज़मींदारों को उपहार और घूस देने के लिए बाध्य करते थे। वे भारतीय दस्तकारों, किसानों और व्यापारियों को अपना माल अंग्रेज़ों को सस्ता बेचने और अंग्रेज़ों का माल महंगा खरीदने पर मजबूर करते थे।
जो लोग ऐसा ना करते उन्हें अक्सर कोड़े मारे जाते या जेल भेज दिया जाता। एक ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इस काल को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया है। वास्तव में अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध बंगाल धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। मीर कासिम को लगा कि अगर ये बदमाशियां जारी रहें तो वह कभी बंगाल को शक्तिशाली नहीं बना सकेगा और न ही खुद को कंपनी के चंगुल से मुक्त कर सकेगा। इसलिए उसने एक कड़ा कदम उठाया और आंतरिक व्यापार पर सभी महसूल खत्म कर दिए। इस तरह उसने अपनी प्रजा को वह छूटें दे दी जो अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक प्राप्त किए थे। मगर विदेशी व्यापारी अपने और भारतीय व्यापारियों के बीच समानता को हरगिज़ बर्दाश्त करने को तैयार न थे। उन्होंने भारतीय व्यापारियों पर दोबारा महसूल लगाए जाने की मांग की। एक और लड़ाई अब सामने नजर आ रही थी। सच्चाई यह थी कि अब बंगाल के दो स्वामी नहीं हो सकते थे। मीर कासिम तो यह समझता था कि वह एक स्वतंत्र शासक है, मगर अंग्रेज़ चाहते थे कि वह उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहें, क्योंकि उन्होंने ही उसे गद्दी पर बिठाया था। अनेक लड़ाइयों के बाद मीर कासिम को 1763 में हटा दिया गया। तब वह अवध भाग गया, जहां उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक समझौता किया। कंपनी की सेना के साथ इन तीनों सहयोगियों की मुठभेड़ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में हुई, जिसमें ये तीनों हार गए। यह भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था, क्योंकि इसने दो बड़ी भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना पर अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। इस युद्ध ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया और अवध भी उनकी दया का मोहताज हो गया। इस बीच 1765 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर लौट आया। इस बीच 1765 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर लौट आया था। उसने बंगाल में सत्ता पाने और शासन के सारे अधिकार नवाब से छीनकर कंपनी को दिलाने का फैसला किया। 1763 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया था और कंपनी उसके अधिकारियों के लिए बड़ी बड़ी रकमें ली थीं। मीर जाफ़र के मरने पर उन्होंने उसके दूसरे बेटे निज़ामुद्दौला को गद्दी पर बिठाया और बदले में उससे 20 फरवरी 1765 को एक नई संधि पर दस्तखत करा लिए। इस संधि के अनुसार नवाब को अपनी अधिकांश सेना भंग कर देनी थी और बंगाल का शासन एक नायब सूबेदार के सहारे चलाना था। नायब सूबेदार की नियुक्ति कंपनी करती और जिसे कंपनी की स्वीकृति के बिना नहीं हटाया जा सकता था। इस तरह कंपनी ने बंगाल के प्रशासन निजामत का पूरा अधिकार जमा लिया। कंपनी की बंगाल काउंसिल के सदस्यों ने एक बार फिर नए नवाब से लगभग 15 लाख रुपए झटक लिए। शाह आलम द्वितीय अभी भी साम्राज्य का नाम मात्र का प्रमुख था। उससे कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस तरह बंगाल के ऊपर उसके नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई। इस नियंत्रण से सबसे समृद्ध भारतीय प्रांत का पूरा राजस्व उसके हाथों में आ गया। बदले में कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए दिए और उसे कौरा और इलाहाबाद ज़िले भी जीत कर दे दिए। सम्राट 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में अंग्रेज़ों का कैदी बनकर रहा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी लड़ाई के हर्जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़े। इसके अलावा दोनों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार अगर नवाब पर बाहरी हमला होता तो कंपनी उसकी सहायता करती, पर शर्त यह थी कि नवाब को अपनी सहायता के लिए भेजी गई सेना के बदले में कंपनी को धन देना पड़ता। इस समझौते के द्वारा अवध का नवाब भी कंपनी का आश्रित बनकर रह गया। तो इसके बाद शुरू हो जाती है बंगाल में दोहरी व्यवस्था, जिसको कहा जाता है द्वैध शासन प्रणाली, यानी डायरकियल सिस्टम। 1765 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी अवश्य हो गई। कंपनी की सेना का बंगाल पर एक छत्र नियंत्रण स्थापित हो गया और राजनीति की संपूर्ण शक्ति इसके हाथों में आ गई। अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए नवाब कंपनी पर पूरी तरह आश्रित हो गया था। दीवान के रूप में कंपनी सीधे ही राजस्व वसूल करने लगी। कंपनी को अपना उप सूबेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया।
इस तरह कंपनी का निजामत अथवा पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। इतिहास में इस व्यवस्था को दोहरा या द्वैध सरकार कहा जाता है। यह व्यवस्था अंग्रेज़ों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। इस प्रकार कंपनी का सत्ता पर पूरा अधिकार हो गया, जबकि उनके ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी। प्रशासन का दायित्व नवाब और उसके पदाधिकारियों पर था, हालांकि इसका निर्वाह करने की शक्ति उसके पास नहीं रही। अब शासन की विफलताओं के लिए भारतीयों पर दोषारोपण किया जा सकता था, जबकि इससे प्राप्त लाभों का उपयोग कंपनी करती थी। बंगाल की जनता के लिए यह बहुत क्लेशपूर्ण और घातक परिस्थिति थी, क्योंकि उनके हितों की रक्षा न तो कंपनी ही करती, न नवाब। कंपनी के अधिकारी बंगाल की जनता पर मनमाने अत्याचार कर रहे थे और ये अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। क्लाइव के शब्दों में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि स्वेच्छाचारी शासन, भ्रांति, घूसखोरी, भ्रष्टाचार और जबरन धन खसोटने का ऐसा दृश्य बंगाल के अलावा किसी भी अन्य राज्य में कभी देखा सुना नहीं गया। इतनी अन्यायपूर्ण लूट खसोट से कंपनी बेशुमार संपत्ति बटोरने में जुटी हुई थी। जब से मीर जाफ़र ने दोबारा सूबेदारी संभाली थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों से 30 लाख स्टर्लिंग पाउंड के राजस्व वसूली का काम सीधे कंपनी के अधिकारियों की मुट्ठी में आ गया था। कंपनी के अधिकारी नवाब से लेकर सत्ता से जुड़े छोटे से छोटे जमींदारों तक प्रत्येक व्यक्ति पर शुल्क थोप देते थे और उसे ज़बरदस्ती वसूल करते थे। कंपनी के पदाधिकारी अपनी ओर से बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से बटोर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल कंगाली की कगार पर पहुंच गया। कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। इसके स्थान पर वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते और इसे विदेशों में बेचते। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था और इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। सबसे बढ़कर यह बात थी कि मुनाफे के इस धन में से ब्रिटिश सरकार भी अपना हिस्सा चाहती थी। 1767 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को 4 लाख पाउंड का भुगतान करने का आदेश दिया। 1766-67 और 1768 में बंगाल से लगभग 57 लाख पाउंड की धन निकासी हुई। इस दोहरे शासन का दुष्परिणाम यह हुआ कि बंगाल से धन निकासी के फलस्वरूप यह प्रांत दरिद्र हो गया और इसकी दशा जर्जर हो गई। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा। यह अकाल मानव जाति के इतिहास में पड़े भयंकर अकालों में से एक सिद्ध हुआ। लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और बंगाल की 1/3 जनसंख्या को इस विध्वंस के भीषण परिणाम भुगतने पड़े। हालांकि यह अकाल वर्षा के अभाव के कारण पड़ा था, पर इसका विनाशकारी प्रभाव कंपनी की नीतियों के फलस्वरूप बहुत बढ़ गया। इसके बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 तक। फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक। फिर लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक। और फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है 1813 से 1822 तक। फिर डलहौजी की अधिग्रहण की नीति आती। डलहौजी आया था 1848 से 56 के बीच में और इसने काफ़ी सारा नीतियां लाया था, जैसे कि अधिग्रहण नीति था, राज्य विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स संबंधित है डलहौजी से। तो ये रहा डिस्कशन, इसमें इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।